हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके परीक्षा गुरु में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य। इसके 2 पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट के थ्रू पूरी कवर कर रहे हैं। इस श्रृंखला के 2 पार्ट्स पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आगे वाले पार्ट्स हम आगे वाली वीडियोज़ में देखते जा रहे हैं। पिछले वाले पार्ट्स में हमने देखा था दिल्ली सल्तनत पूरा। आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए और आप अपने भाई बहनों दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो। क्योंकि मेहनत करता हूँ दोस्तों वो निकला इसलिए बस अच्छा लगता है जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे जो पहला फैक्ट है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य। क्या पढ़ने वाले हैं? मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य का जो पहला फैक्ट है वो है, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध पानीपत के बाद हुआ था, तो किस किस के बीच हुआ? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीता। ठीक है, बाबर लगातार जीता था। चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1528 ईस्वी में मालवा के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ। इसमें भी बाबर ही जीता। अगला जो युद्ध हुआ वो घाघरा का जो आखिरी युद्ध हुआ बाबर का, वो किसके बीच और कब हुआ? तो 1529 में। हर एक साल से युद्ध बढ़ते गए। अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। उसके बाद बाबर मर गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला फैक्ट है उसे देखते हैं। अगला फैक्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। पहली बार। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? बाबरनामा, जिसे तुजो के बाबरी भी कहा जाता है। बाबरनामा जो है उसकी भाषा कैसी है? तुर्की। कैसी भाषा है उसकी? तुर्की। बढ़ते हमारे जो आगे के फैक्ट हैं वो उस पर दोस्तों। तो बाबरनामा तुर्की में। आगे एक नोट दिया गया है, वो नोट क्या है? नोट कुछ ऐसा है, बाबर को पहले आगरा में के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन काबुल में उसके चुने अनुसार उसने सोचा था कि मैं काबुल में दफनाया जाऊँ, तो उस चुने हुए स्थान पर दफनाया गया बाद में। ठीक है, पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो 1530 में गद्दी पर बैठा। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? हुमायूं ने की थी। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने की। बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की ओर दोस्तों। हाँ, तो हमारा अगला जो फैक्ट है वो दोस्तों है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने 1533 में की थी। चौसा का युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया? तो 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी या शेर खां विजयी रहा। ठीक है, उसके बाद चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1555 ईस्वी में सिकंदर सूर, ठीक है, जो कि वंशज था किसका? शेर शाह सूरी का, और हुमायूं के बीच 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध, जिसमें हुमायूं को जीता और दोबारा से अपनी गद्दी हासिल करी। आगे का ये युद्ध होता है वो होता है 1 जनवरी 1556 को ईस्वी को में दीन पनाह नामक भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह नामक भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो गुलबदम बेगम ने की है हुमायूं नामा की रचना। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह था। शेरशाह का असली नाम क्या था? फरीद खां था। फरीद खां। शेरशाह के पिता का नाम क्या था? हसन खां था। हसन खां सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु भी सासाराम बिहार में हुई थी। आगे का जो फैक्ट है वो देखते हैं हम बिना किसी देरी के दोस्तों। तो आगे का जो फैक्ट है ये वही मृत्यु को लेकर है, देखते हैं। शेर शाह की मृत्यु कब व कैसे हुई? तो 1545 ईस्वी में कालिंजर ग्वालियर के पास बारूद खाने में आग लगने से इसकी मृत्यु हुई थी। इसको दफनाया गया था। इसका मकबरा जो कहाँ है? सासाराम बिहार में। मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। शेर शाह ने एक नई मुद्रा चलाई जिसका नाम रुपया था। वही रुपया आज हमारे भारत में चलता है।
शेरशाह ने पाटलिपुत्र के अवशेषों पर एक नया शहर बसाया जिसका नाम पटना रखा गया। पाटलिपुत्र के अवशेषों पर एक नया शहर बनाया जिसका नाम पटना रखा गया। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया। ठीक है, शेरशाह द्वारा किया गया। शेरशाह ने कौन सी रोड बनवाई? तो शेरशाह सूरी मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो अकबर से रिलेटेड देखने वाले हैं। सभी अकबर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो या फैक्ट है वो इसमें कवर किए जाएंगे। अकबर का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ? तो 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ। अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के माता पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं और हमीदा बेगम, हमीदा बानो बेगम हाँ से नाम थे दोनों के, हुमायूं और हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? तो 1556 को कालानौर पंजाब में। अकबर का जो राज्याभिषेक है जब हुमायूं की मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिरकर, उसके बाद 1556 को ईस्वी को कालानौर पंजाब में उसका राज्याभिषेक किया गया। तब वो बहुत छोटा था, इसके कारण उसका जो संरक्षक बनाया गया तो उसे बैरम खां को बनाया गया। तो 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक के रूप में रहा। पानीपत की लड़ाई कब व किसके बीच हुई? तो 1556 ईस्वी में अकबर व हेमू के बीच हुई थी पानीपत की लड़ाई। अकबर की दाई माँ का क्या नाम था? तो महिम अनगा। अकबर की माहम अनगा अकबर की दाई माँ का नाम था, माहम अनगा। आगे जो फैक्ट है वो हम देखते हैं दोस्तों। माहम अनगा अकबर की दाई माँ का नाम था, माहम अनगा अकबर की दाई माँ का नाम था। हल्दी घाटी का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो 1576 में अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? तो दीन इलाही चलाया था उसने 1582 में। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ, मनसब जमीन के छोटे भूभाग को कहते थे। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? दसवंत एवं बसावन। अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें कौन सी हैं? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, ठीक है, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी हो गया। उसके बाद शाही महल, फतेहपुर सीकरी में शाही महल उसका हो गया। उसके बाद जो उसकी इमारत है वो है दीवाने खास, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब अकबर द्वारा बनाए गए इंपॉर्टेंट कहते हैं इमारतें हैं। अकबर के नौरत्न कौन कौन से? तो बीरबल, ठीक है, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुर्रहीम खानी खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्काम, ठीक है। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुर्रहीम खानी खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुक्काम। अकबर नामा का रचना किसने की है? तो अबुल फजल ने की है अकबरनामा की रचना। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। तानसेन का जन्म स्थान ग्वालियर है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में कराया था? तो गुजरात विजय, उसने गुजरात पर विजय कर लिया था, इस कारण उसने निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? इसने बुलंद दरवाजे का, गुजरात विजय कर लिया उसके बाद। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम था, सलीम, ठीक है। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। वो शेख सलीम चिश्ती के ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर उसने उसका नाम सलीम रखा था। तो आगे का जो फैक्ट है वो है दोस्तों, अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम अपने सूफी गुरु शेख सलीम चिश्ती के से मोटिवेट होकर रखा था। सलीम इतिहास के में किस नाम से विख्यात थे? जहांगीर नाम से सलीम विख्यात हुआ। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा का नाम तुझे के जहांगीरी लिखनी प्रारंभ की, जिसका पूरा करने का श्रेय किसे श्रेय गया? मोतीबिंद खां को, मोतबिंद खां, ठीक है, मोतबिंद खां को गया है इसका पूरा करने का श्रेय, ठीक है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवा रखी थी। जहांगीर ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवाई? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। 5वें गुरु थे, जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। अर्जुन देव की हत्या का कारण क्या कारण था? गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद की थी, इसलिए उन्हें मरवा दिया गया। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार
जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर और बिसनदास। उस्ताद मंसूर और बिसनदास ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में कौन कौन से यूरोपीय भारत आए? तो कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी, ये आए थे जहांगीर के दरबार में। कौन कौन? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले 1609 में आए थे करीब, उसके बाद 1615 में सर टॉमस रो आए, फिर विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी भी आए हों। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो शाहजहां बैठा। शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी था मुख्य स्थापत्य कलाकार था। मयूर सिंहासन तख्त ताउस का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खान। बेबादल खान ने मयूर सिंहासन बनाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर बनाया। शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे का ताजमहल। ठीक है, ये सब शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरे का ताजमहल। आगरा के ताजमहल के लिए संगमरमर कहाँ से मंगवाया गया था? तो मकराना राजस्थान से मंगवाया गया था। औरंगजेब किस वर्ष शासक बना? तो 1658 में औरंगजेब शासन बना। औरंगजेब को किस उपनाम से जाना जाता है? जिंदा पीर। जिंदा पीर के उपनाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवा दी? गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। और यहाँ पर जहांगीर को देखा जाए तो उसने 5वें गुरु जो कि अर्जुन देव थे उनकी हत्या करवाई थी, और औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर उनकी हत्या करवा दी। इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने का कारण क्या था? औरंगजेब ने उनसे कहा कि इस्लाम स्वीकार कर लो, उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनको मरवा दिया गया। और उधर कारण क्या था? जो जहांगीर का बेटा था खुसरो, वो विद्रोही बेटा था जो जहांगीर का साथ नहीं दे रहा था, और लेकिन उसका साथ दिया था गुरु अर्जुन देव ने, इस कारण उसे मरवा दिया, उन्हें मरवा दिया जहांगीर ने अर्जुन देव को, जो कि 5वें गुरु थे। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लागू किया। ठीक है, जजिया कर पहले अकबर के समय पर हटा दिया गया था, बाद में से 1679 में दोबारा से लागू करवा दिया गया। औरंगजेब के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए? तो जाट विद्रोह, गोकुला एवं राजाराम के नेतृत्व में। और भरतपुर जाट राजवंश की नींव किसने डाली? भरतपुर जाट राजवंश की नींव किसने डाली? चूड़ामन ने। भरतपुर जाट राजवंश की चूड़ामन ने नींव डाली। औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह? तो जाट विद्रोह, गोकुला और राजाराम के नेतृत्व में विद्रोह हुए। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार थे। ठीक है, सबसे अधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। औरंगजेब के शासनकाल में थे। हाँ, जो अगला फैक्ट है वो है दोस्तों, औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसकी यह कट्टरता मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बनी। ठीक है, कट्टरता के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अगले वाला जो हमारा अब फैक्ट बन रहे हैं वो मराठों के उत्कर्ष से। मुगलों के समय ही मराठों का उत्कर्ष हुआ, फिर उनका पतन भी हुआ क्योंकि वो बिखर गए थे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? अब लोग देखेंगे मराठों के बारे में। किनके बारे में? मराठों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो मराठों से जो हमारा पहला फैक्ट है वो है दोस्तों, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी जी का जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के जो पिता का नाम था वो था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले शिवाजी जी के पिता का नाम था। शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के दादा का नाम क्या था? दादा का नाम था कोंडदेव। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के दादा का नाम क्या था? कोंडदेव। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले और दादा का नाम कोंडदेव। दादा कोंडदेव शिवाजी के गुरु भी थे। ठीक है, दादा कोंडदेव शिवाजी के गुरु भी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। आध्यात्मिक जो गुरु थे वो थे गुरु रामदास आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी जी के। शिवाजी का जो राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? तो 1674 ईस्वी में हुआ, रायगढ़ में। 1674 में रायगढ़ में हुआ। 1627 ईस्वी में उनके शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने करवाया था। काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में हुई। मतलब 6 साल के उन्होंने राज किया। 6 साल में इतना नाक में दम कर दिया था औरंगजेब की
कि वो उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कह दिया था। शिवाजी की मंत्रिमंडल की क्या कहते थे, शिवाजी को के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे, तो अष्टप्रधान, अष्टप्रधान इनके मंत्रिमंडल को कहते थे। अष्टप्रधान प्रधानमंत्री कौन था, तो पेशवा हुआ करता था। शिवाजी के राज्य में प्रमुख कर थे, तो चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी के राज्य में प्रमुख कर हुआ करते थे, प्रमुख कर हुआ करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। आगे जो फैक्ट है वो शिवाजी जी के उत्तराधिकारी कौन था, तो संभाजी, संभाजी शिवाजी का उत्तराधिकारी था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ही हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय कौन मराठा पेशवा था, बालाजी बाजीराव था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। पानीपत के तीसरे युद्ध में सैनिक नेतृत्व किसने किया, तो सदाशिव राव भाऊ ने किया सैनिक नेतृत्व। मुगल कालीन इतिहास में किनको शासक निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, सैयद बंधुओं को, सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं का क्या के नाम क्या थे, हसन अली और हसन अली खां, अब्दुल्ला खां, हसन अली खां और अब्दुल्ला खां सैयद बंधु के नाम थे। किस मुगल को दृढ़ कायर कहा जाता है, तो फर्रुख शेर, फर्रुख शेर को दृढ़ कायर कहा जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया, 1739 में। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया, 1739 में। 1739 में मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। नादिर शाह का उपनाम क्या था, ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह का क्या उपनाम था, ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह 70 करोड़ की धनराशि शाहजहां द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा लेकर ईरान वापस गया। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि उसके बाद नादिर शाह लेके चला गया। उसके बाद था बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया, जहाँ 1861 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1861 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1861 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, बहादुर शाह जफर सेकंड की मृत्यु हुई 1861 में। ठीक है, रंगून में। बढ़ते हैं जो आगे फैक्ट दिए गए उनकी ओर दोस्तों। अब जो फैक्ट हमारे आते हैं वो होते हैं भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन से। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से हमारे फैक्ट आते हैं, तो उन्हें भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कौन यूरोपी भारत आए, तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा, कालीकट। ठीक है, वास्को डी गामा आया था 1498 में, कालीकट पहुंचा था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। भारत की खोज किसी ने नहीं की थी, भारत तो पहले से मौजूद था, लेकिन भारत के लिए यूरोप से होता हुआ जो समुद्री मार्ग था, ठीक है, उसकी खोज। जैसे ये यूरोप है, ये रहा अपना अफ्रीका, ये रहा यहाँ एशिया, उसमें ये रहा भारत। तो पहले भारत, यूरोपवासी भारत को नहीं जानते थे, तो उस भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी किसने, ये वास्को डी गामा ने, क्योंकि इन लोगों को मसालों की ज़रूरत थी। गर्मी इधर सर्दी पड़ती है और मसालों में गर्मी होती है, तो मसाले वगैरह के लिए ये लोग डिस्कवर करने के लिए जाते थे और वहाँ से लेके आते। तो इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करी थी भारत के लिए, ना कि भारत की करी थी। पढ़ते हैं जो आगे फैक्ट दिया गया उसकी ओर दोस्तों। भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया कौन, अल्वांसो द अल्बुकर्क। देखो, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना, ये तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम बना। ठीक है, उसके बाद कौन बन गया है 1510 में, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया था। यूसुफ आदिल शाह से 1510 में बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे अल्बुकर्क ने, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया 1510 में। और पहला वायसराय कौन बन के आया था पुर्तगाली, अल्मीडा बन के आया था 1505 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो कोचीन में खोली थी। पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की स्थापना कब हुई, तो 1600 में हुई थी। ठीक है, 31 दिसंबर को। उपरोक्त कंपनी का अधिकार पत्र इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने दिया था। ठीक है, एलिजाबेथ सेकंड ने दिया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1608 में आया था। 1608 में आया था और 1615 में आए थे सर टॉमस रो। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस आया था प्रथम जेम्स प्रथम के प्रथम राजदूत के रूप में 1608 में जहांगीर के दरबार परमिशन लेने आया था। उसके बाद टॉमस रो को भेजा गया था। ठीक है, टॉमस रो अरबी वो फारसी जानता था, उसने भाषा में परमिशन ले ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं जो आगे फैक्ट दिया गया है उसकी ओर दोस्तों। आगे जो फैक्ट दिया गया है, अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी
अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोली? तो सूरत में खोली 1608 में। अंग्रेजों ने सबसे पहली व्यापारिक कोठी भारत में कब और कहाँ खोली? तो मसूलीपट्टनम में खोली। ठीक है, सबसे पहली अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोली? तो सूरत 1608 में खोली। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री दक्षिण भारत में कब और कहाँ खोली? तो मसूलीपट्टनम 1611 में खोली। ठीक, 1669 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन मेयो से हुआ के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त मिला 1669 में, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानदी, कोलिकाता और गोविंदपुरम जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता के नागर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नोक ने रखी। प्लासी का युद्ध कब और 1757 में हुआ? अंग्रेजों से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ। सर आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज सेनापति सर हेक्टर मनरो व संयुक्त के बीच 1764 में हुआ था। संयुक्त सेना की हार हुई थी। ठीक है, पढ़ते हैं जो आगे फैक्ट दिए गए उनकी और दोस्तों। हमारा जो अगला फैक्ट है वो तो संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सालम द्वितीय थे। हमारा जो अगला फैक्ट है दोस्तों वह है संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल थे? तो संयुक्त सेना बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये सब संयुक्त सेना में शामिल थे। और दूसरी तरफ था हेक्टर मनरो 1764 बक्सर का युद्ध। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? तो टीपू सुल्तान था। अब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, फैक्ट बनने वाले हैं। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, कंपनी के अधीन था। बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल नहीं, सबसे पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव हो गया। बंगाल का सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव, ये इसका भी आंसर। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम को कंपनी के संरक्षण में ले लिया था, जिससे जितने मुगल का ज़्यादातर क्षेत्र कंपनी के संरक्षण में आ गया था। ठीक है, जो अगला फैक्ट है वो है द्वैध शासन की क्या व्यवस्था थी? राजस्व वसूलने एवं सैनिक संरक्षण की विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब की थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1772 से 1773 के बीच आया। कौन से गवर्नर पर महाभियोग चलाया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया। कॉर्नवालिस ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए? तो 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण। ठीक है, 1793 प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण। स्थायी बंदोबस्त शुरू करवाया। नागरिक सेवा की शुरुआत करवाई। साइक संधि की शुरुआत किसने कराई? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कराई। साइक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य हैदराबाद हुआ। पिंडारियों का दमन किसने किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था पिंडारियों का दमन। पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन थे? वासिल, चीतू और करीम पिंडारियों के प्रमुख नेता थे। 1813 के चार्टर्ड एक्ट की क्या विशेषता थी? चाय और चीनी को छोड़कर अन्य सभी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। सम्राट नहीं, समाप्त हो गया था। चाय और चीनी को छोड़कर, चीन नहीं लिखा, चाय और चीन, हाँ, चीन से जो व्यापार चलता था, चाय और चीन को छोड़कर अन्य सभी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। शिक्षक पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान हुआ था 1813 का चार्टर्ड एक्ट से। 1833 के चार्टर्ड एक्ट की क्या विशेषताएं थी? तो इसकी विशेषता क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। किसके थ्रू? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त हो गया। बंगाल के गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कहाँ जाने लगा? जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था पहले, फिर उसे भारत का 1833 के बाद से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना? गवर्नर कहा जाए तो अंतिम ये थे, फिर इसके बाद ही ये बन गए। ठीक है, बंगाल भारत का पहला गवर्नर जनरल। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त। सती प्रथा को समाप्त करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किसने किया? तो राजा राम मोहन रॉय ने इनका सहयोग किया था। ठगी को किस गवर्नर ने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल में था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया था। आगे जो अगला फैक्ट बनता है दोस्तों, वो बनता है इससे, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है, मैकाले का आया था वुड्स डिस्पैच। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। दास प्रथा का उन्मूलन के लॉर्ड एलन बरो ने किया। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया। अपहरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत, विलय की नीति की शुरुआत किसने की? डलहौजी ने की। विलय की नीति के तहत हड़प्पा जाने वाला पहला राज्य सतारा था। विलय की नीति के तहत हड़प्पा जाने वाला पहला राज्य सतारा था। अवध अंग्रेजी राज्य में कैसे मिलाया गया? कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 ईस्वी में। अवध अंग्रेजी राज्य में कैसे मिलाया गया? कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 ईस्वी में। अवध अंग्रेजी राज्य में कैसे मिलाया गया? कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने 1856 में। भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को। 1853 में पहली रेल चली थी। यह आगे वाला फैक्ट इसी पर है दोस्तों। भारत में पहली रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। डलहौजी के शासनकाल में चली थी। नया पोस्ट ऑफिस कब एक्ट पारित हुआ था? 1854। 1853 में रेल चली, 54 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हो गया। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। वुड्स का डिस्पैच कब आया था? वुड्स का डिस्पैच कब आया था? 1854 में डलहौजी के शासनकाल में आया था वुड्स का डिस्पैच। वुड्स के डिस्पैच का संबंध शिक्षा संबंधी सुधार से था, विश्वविद्यालयों की शिक्षा से था। ठीक है, विश्वविद्यालयों की शिक्षा से वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई थी। कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, उसके बाद वायसराय पदवी आ गई थी। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के नियुक्त बनने को अंतिम भी जो होगा वही प्रथम होगा। जैसे अंतिम गवर्नर जनरल, उसके बाद पद आए वायसराय का, तो गवर्नर जनरल अंतिम और प्रथम वायसराय दोनों ये हो जाएंगे। 1857 की क्रांति किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने विलय की नीति को समाप्त कर दिया। विलय की नीति को समाप्त कर दिया था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो कि किसने लाई थी? जो कि लाई थी डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने। बढ़ते हैं आगे फैक्ट की ओर दोस्तों। अब आता है हमारा 1857 की क्रांति। इनसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हम लोग अभी देख लेते हैं। 1857 की क्रांति से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1857 की क्रांति। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 10 मई 1857 ईस्वी से मेरठ से मानी जाती है। मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र व नायक। ठीक है, केंद्र और नायक के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला केंद्र है मेरठ। मेरठ से थे कदम सिंह। मेरठ से कौन थे? कदम सिंह। कानपुर से नाना साहब। झांसी से लक्ष्मीबाई। इन्हें कौन बोल सकता है? जगदीशपुर कुंवर सिंह। बिहार कह दो या फिर जगदीशपुर कह दो, कुंवर सिंह। ठीक है,
कुंवर सिंह। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ठीक है, सैनिक नेतृत्व बख्त खान ने किया था। ठीक, बहादुर शाह जब बूढ़े हो चुके थे इसलिए सैनिक नेतृत्व किसने, तो बख्त खान ने किया था। ग्वालियर तात्या टोपे, ग्वालियर से तात्या टोपे। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान। फतेहपुर से अजीमुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। एक बार और देख लेते हैं, मेरठ से कदम सिंह, ठीक है, मेरठ में कदम रखा। कानपुर से नाना साहब, ठीक है, कानपुर और नाक, कान और नाक मैं ऐसे मान के चल सकते हैं। झांसी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान इनका सैनिक नेतृत्व। ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां और फतेहपुर से अजीमुल्ला। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे आगे फैक्ट की ओर। अगर आपको एक बार में याद है तो वीडियो को दो बार देख ले, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था, मनु मणिकर्णिका था। 1857 की ईस्वी क्रांति में सिखों, गोरखों और सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये चीज़ बड़ी देखने, 1857 क्रांति में जहाँ सब अंग्रेजों का विरोध हो रहा था वहाँ सिखों ने, गोरखों ने और सिंधियों ने, जो मराठा के सिंधिया थे, ठीक है, सिंधियों ने साथ दिया था किसका, अंग्रेजों का। 1807 ईस्वी की क्रांति, 1857 की ईस्वी क्रांति का प्रतीक क्या था, रोटी व कमल का फूल था, रोटी व कमल का फूल था। 1857 ईस्वी की क्रांति विफल रही, बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया, रंगून भेज दिया। 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। 1857 की ईस्वी की क्रांति के बाद विक्टोरिया घोषणा की गई जिसके अनुसार कंपनी के शासन की समाप्ति हुई एवं ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन की शुरुआत हुई। 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड लेटन के शासनकाल में हुआ। महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंदी उपाधि दी गई। ठीक है, लॉर्ड लेटन के शासनकाल में क्या हुआ, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके काल में लागू हुआ, तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लेटन के काल में लागू हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब और वह किसके शासनकाल में पारित हुआ, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के समय ही पारित हुआ और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लिटन के समय ही पारित हुआ। बढ़ते हैं, जो आगे फैक्ट दिए गए हैं उनकी ओर दोस्तों, बिना किसी देरी के। हाँ, अगला जो फैक्ट है, लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी, 19 वर्ष कर दी थी। अधिकतम आयु बता रहे, ये अधिकतम आयु। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा की प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। कितनी कर दी थी, 19 वर्ष कर दी थी। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन को भारतीय का उद्धारक की पदवी भी दी गई है। शासनकाल में 1881 में पहली नियमित जनगणना 1872 में हुई थी, किसके काल में, मेयो के काल में। ठीक है, मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है, लेकिन नियमित पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से हुई थी। ठीक, आगे गया तो प्रथम कारखाना अधिनियम कब और किसके काल में, 1881 में आया लॉर्ड रिपन के काल में कारखाना अधिनियम। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड रिपन को ही जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संख्या दी थी लॉर्ड रिपन को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संख्या दी थी किसे, लॉर्ड रिपन को। हंटर आयोग किसके शासनकाल में आया, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में। हंटर आयोग का संबंध शैक्षिक सुधारों से था। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष दोबारा से कर दी रिपन ने, इसलिए इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। एल्बर्ट विल्ट किसके काल में आया, लॉर्ड रिपन के काल में एल्बर्ट विल्ट। इसका संबंध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय मुकदमा सुनने से था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी 28 दिसंबर 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन कौन था, वायसराय था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ह्यूम ने की थी। ठीक है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? 1885 को हुआ था। गोपालदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुआ था। पहले होना पुणे में था, पूना में प्लेग फैल गया था, उसके कारण ये मुंबई में आयोजित किया गया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसमें भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। ठीक है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 विश्वविद्यालय ने किसके काल में आया? तो लॉर्ड कर्जन के काल में आया। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई थी, फिर दोबारा पुनर्स्थापित करके 1906 में हुई। स्थानीय संस्था बनी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1861 में अलेक्जेंडर कैनिंगम इसके वो बने थे अध्यक्ष। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों धड़, नरम दल व गरम दल, अलग हो गए। भारत सरकार अधिनियम 1909 अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मोंटे सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मोंटे सुधार की क्या विशेषता थी? तो उसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था रखी गई थी, इसलिए इसका विरोध हुआ था बहुत। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन रखा गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है वो 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन में क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भव्य स्वागत किया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। राजधानी दिल्ली से कलकत्ता 1912 में स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 ईस्वी से हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं। जो नोट, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों धड़, नरम दल व गरम दल, एक हो गए। वह कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो गया। कांग्रेस के दोनों धड़ों को एक करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई। रोलेक्ट एक्ट को ना अपील, ना वकील, ना दलील कहा गया। जलियांवाला बाग कांड कब और कहाँ हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने के आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। ठीक है। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो अली बंधुओं ने निभाई। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली। ठीक है, शौकत अली। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 को हुआ असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई। इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की। 1923 में करी स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है उसे देखते हैं दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट की स्थापना किसने की? तो एम.एन. रॉय ने की। भारतीय कम्युनिस्ट 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की 1921 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को आया साइमन कमीशन भारत। साइमन कमीशन का साइमन वापस जाओ वह काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। कांग्रेस का 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दिल्ली असेंबली में बम किसने फेंका और कब फेंका? 1929 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका। किस देशभक्त व्यक्ति को मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई? तो जतिन दास ने 1929 में जेल में अपने साथ अच्छा सलूक ना करने की वजह से या फिर बराबरी का सलूक ना करने की वजह से भूख हड़ताल से अपनी जान दे दी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन सर्वोच्च 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से 12 मार्च 1930 को हुई थी। वह यात्रा साबरमती से आश्रम से दांडी तक 240 मील लंबी थी, जिसमें गांधी जी के साथ 78 प्रतिनिधि रहे। गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई हमारे लीजेंड्स को।
आगे जो फैक्ट है वो बनता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया कांग्रेस की ओर से। बढ़ते हैं हमारे आगे फैक्ट की ओर दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोध के कारण गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। पूना समझौता कब व किसके बीच हुआ? पूना समझौता कब व किसके बीच हुआ? पूना समझौता कब व किसके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। 25 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पहचान, मैकडोनल्ड अवार्ड कब घोषित हुआ? 1932 ईस्वी में। इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व देने को कहा। किस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इंग्लैंड के तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1939 को 1939 को शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, ना कोई भाई ना कोई पाई। कांग्रेस ने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया, जिसके चुनाव 1937 में कराए गए थे, 36-37 में। ठीक है, त्यागपत्र दे दिया क्योंकि कांग्रेस और भारतीय की इजाज़त के बिना ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को द्वितीय विश्व में झोंक दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो 1 मई 1939 को करी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की? 1940 में की। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को लाया गया। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 को आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा? एक दिवालिया बैंक पोस्ट डेटेड चेक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने क्या कहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने क्या कहा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 को शिमला समझौता हुआ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने लेबर पार्टी के जो हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी, जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को। भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल कितना था? 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपाल। देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय, यहाँ भारतीय ऐड हो जाएगा तो वहाँ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे इस वीडियो में थोड़े और पार्ट्स बचे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।